वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या जिसे हम कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारा टॉपिक है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या इसे ही हम कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इसे कहते हैं घूर्णन स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो देखो, हमने जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है तो उसके अंदर हमने अलग अलग उसको कैटेगराइज किया था, वर्गीकृत किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि मॉलिक्यूल जिस रीजन के अंदर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है या स्पेक्ट्रा देता है उसका नाम हम उस आधार पर लेते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल के द्वारा अगर यूवी लाइट का एब्जॉर्ब होता है तो हम उसे कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। उसी तरह से इसका नाम क्या है? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल जो होगा वो माइक्रोवेव रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसका जो माइक्रोवेव रीजन है, माइक्रोवेव रीजन के अंदर माइक्रोवेव रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है और उसके परिणाम स्वरूप हमें स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या उसे हम कहते हैं जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे हम कहते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। अब इसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जब मॉलिक्यूल के द्वारा माइक्रोवेव रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है उसके फलस्वरूप मॉलिक्यूल के अंदर, उस अणु के अंदर रोटेशन भी होता है, घूर्णन भी होता है और घूर्णन के फलस्वरूप, घूर्णन की वजह से स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होती है। तो उन स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा या घूर्णन स्पेक्ट्रा। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको कहा जाता है। तो इस आधार पर हम इसका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। इसे कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बात या एक कंडीशन आपको याद रखनी है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल ऐसे ही मॉलिक्यूल देंगे जिसके अंतर्गत डाइपोल्स मोमेंट्स पाया जाता है या जिस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल चेंज होता है। द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर क्या होगा? परिवर्तन होगा। किसके अंदर? डाइपोल मोमेंट के अंदर। अगर किसका डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है या उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इस प्रकार के अणु या यौगिक जो हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखो, जैसे कि HCl, जो भी आपको पोलर मॉलिक्यूल दिखते हैं जैसे कि अमोनिया, CO2, इस तरह के मॉलिक्यूल कैसे हैं? पोलर होते हैं और ये पोलर होंगे तो इनके अंदर डाइपोल मोमेंट पाया जाता है और जिसके अंदर चेंज इन डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देता है। तो इनके द्वारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिया जाएगा। और जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होता है, जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, वो होते हैं एक तरह के अध्रुवीय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। तो जैसे कि H2N2O2 ये क्या करेंगे? रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दे सकते। तो आपको याद रखना है रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन दे सकते हैं? जिसके अंदर चेंज इन डाइपोल पाया जाएगा, जो पोलर या ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, तथा जो मॉलिक्यूल अध्रुवीय प्रकृति के नॉन पोलर होते हैं जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट शून्य या जीरो होता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। हम पढ़ेंगे अभी जो अगला टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत रिजिड रोटेटर के बारे में। क्या है? रिजिड रोटेटर। ये रिजिड रोटेटर किसको कहते हैं? रिजिड रोटेटर या जिसे हम कहते हैं दृढ़ घूर्णन या दृढ़ घूर्णक। देखो, रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब टाइट, बिल्कुल दृढ़ हो जो, उसे हम कहते हैं रिजिड। और रिजिड रोटेटर का मतलब होता है कि ऐसा रोटेटर जिसको अगर उसके अभिलंब के सापेक्ष रोटेट किया जाए तो उसकी जो दो दोलक होंगे, जो रोटेटर होंगे, उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः इनके अंदर जो चेंज इन डिस्टेंस होगा, जो लंबाई के अंदर परिवर्तन होगा, वो नहीं होता है। कब? जब रोटेशन होता है तो भी। तो ऐसे रोटेटर कहलाते हैं रिजिड रोटेटर। और हम यहाँ बात करेंगे एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, और वह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एज ए
रिजिड रोटेटर कार्य करता है। किसकी बात करेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे मान लो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ए और बी, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब इनको जब रोटेट करवाते हैं या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करने पर भी ए और बी के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः जो पहले दूरी थी वह दूरी बाद में भी बनी रहेगी। देयर इज़ नो चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। उसे हम क्या कहेंगे? रिजिड रोटेटर मॉलिक्यूल। तो रिजिड रोटेटर मॉलिक्यूल एक दृढ़ घूर्णन रिजिड रोटेटर की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, हम इसकी एक डेरिवेशन डिराइव्ड करेंगे और उसके आधार पर हम मान निकालेंगे मोमेंटम का, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोमेंट या जड़त्व आघूर्ण। किसका मान? इनर्शिया ऑफ मोमेंट या जड़त्व आघूर्ण का मान। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि माना एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो एक रिजिड रोटेटर की भांति काम करता है। ठीक है, इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में इनका जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो कितना है? m1 और m2 है। इनके बीच की जो दूरी है टोटल वो r है। कितनी है? r। ये है इसका गुरुत्व केंद्र, जिसे मैं कहती हूँ g। g क्या है? इसका गुरुत्व केंद्र है। और इस गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष ये क्या करता है? रोटेट करता है। इस गुरुत्व केंद्र के दोनों तरफ इनकी जो लंबाई रहती है वो बराबर रहती है। जैसे कि इसकी पहले वाला जो एटम है उसकी डिस्टेंस है r1 और इधर इसकी डिस्टेंस है r2। ठीक है, इसको पहले समझ लो। m1 इसका द्रव्यमान है और m2 सेकेंड नंबर के एटम का द्रव्यमान है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुरुत्व केंद्र से संतुलित हैं और इसका जो गुरुत्व केंद्र है उसके सापेक्ष क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तथा गुरुत्व केंद्र से एक परमाणु की डिस्टेंस r1, दूसरे की r2 है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि इसका जो जड़त्व आघूर्ण है जो है m1 r1 और m2 r2, ये एक दूसरे से क्या हो रहा है? संतुलित हो रहा है। किसकी तरफ? गुरुत्व जड़त्व केंद्र, या उसे हम कहते हैं जो उसका गुरुत्व केंद्र है, उस गुरुत्व केंद्र के दोनों तरफ इनका मास और डिस्टेंस जो है वो संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। इसे मैं कहती हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब एक चीज़ इसको और याद रखनी है कि जो इसकी टोटल डिस्टेंस है r, वो किसके बराबर है? r1 प्लस r2 के बराबर रहती हैं। देखो r जो है ये टोटल डिस्टेंस है, किसके बराबर है? r1 और r2 के बराबर होती हैं। ठीक है, तीसरी बात ये याद रखनी है कि इनका जो मोमेंटम होता है, I का जो मान होता है, जिसे कहते हैं मोमेंटम ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, उसका मान होता है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। देखो ये तीन चीज़ें पहले आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी हम डेरिवेशन करेंगे, उससे पहले ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये पहला नंबर क्या है? इक्वेशन पहला, गुरुत्व केंद्र से दोनों तरफ क्या है? संतुलन है, दोनों तरफ संतुलित रहते हैं। द्रव्यमान और उनकी त्रिज्या, इधर द्रव्यमान उनकी त्रिज्या या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इन दोनों की डिस्टेंस का योग है r1 और r2, और जड़त्व आघूर्ण का मान है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। क्लियर? अब अपन बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। अब देखो I का जो मान है, इधर क्या लिखा हुआ है? r1 का स्क्वायर, तो मैं इसको दो बार भी तो लिख सकती हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ m1 r1 r1, इसको ऐसे लिख सकती हूँ m2 r2 r2। क्लियर? इक्वेशन नंबर 4 हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? गुरुत्व केंद्र के दोनों तरफ देखो, इधर है r1 और इधर है r2, तो r1 और r2 क्या है? इक्वल है। r1 और r2 दोनों क्या है? इक्वल है। r1 की जगह r2 लिख सकती हूँ, r2 की जगह r1 भी लिख सकती हूँ। ये चीज़ आप याद रखना। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा? गुरुत्व केंद्र के दोनों तरफ इसकी लंबाई या इसकी डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। r1 इक्वल टू r2 है, तो मैं यहाँ पे r1 की जगह r2 लिख सकती हूँ, r2 की जगह r1 भी लिख सकती हूँ। तो देखो ये इक्वेशन हम इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, m1 r1 और r1 की जगह मैं r2 भी तो लिख सकती हूँ। इसी तरह से ये है m2 r2 और r2 की जगह मैं r1 भी तो लिख सकती हूँ। क्लियर? इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है? इक्वेशन नंबर 5। ये है इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है आपको? देखो इनके अंदर क्या कॉमन है। इक्वेशन नंबर 5 में r1 r2 दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 हम r1 r2 को कॉमन लेते हैं।
क्या लेंगे, R1 और R2 को हम कॉमन लेंगे। R1 R2 कॉमन लेने पर, अब अगर हम कॉमन लेंगे तो मान क्या आएगा, I इक्वल टू ये हो जाएगा R1 R2 M1 प्लस M2। ठीक है, ये M1 प्लस M2 है, R1 R2 कॉमन आ गए, M2। ये है इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक आपको याद करना है। उसके बाद देखो अब हमारी डेरिवेशन जो हमें निकालनी है, आप देखो ऐसे तो याद रहती नहीं है कौन सा स्टेप कहाँ गया, तो याद रहने के पर्पज़ से आप ये रखना, हमें एक डेरिवेशन यहाँ से फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें ये मान निकालना है। तो हमें इसमें क्या क्या ढूंढना है, हमें R1 ढूंढना है और R2 ढूंढना है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, R1 का मान ज्ञात करेंगे, फिर R2 का मान ज्ञात करेंगे, दोनों का मान ज्ञात करके इक्वेशन 6 में रखेंगे और फिर हम I की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये R1 और R2 का मान निकालना कहाँ से है, ये निकालना है यहाँ से। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 जो आपको बताई थी मैंने, वहाँ से हम R2 और R1 का मान निकालेंगे। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको भी हमें यूज़ करना है। तो हम देखो इक्वेशन 6 याद रखना, इक्वेशन 6 से पूरी डेरिवेशन होगी। उसके लिए हमें 2 इक्वेशन की हेल्प लेनी है। कौन सी, हमें लेनी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन 2 की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो अब आप देखना अगले स्टेप के अंदर देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 से मैं बात करूँ, M1 R1 होता है और M2 R2 होता है। क्लियर, तो मैं क्या करूँगी, अब इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेती हूँ और 2 के अकॉर्डिंग मैं R2 का पहले मान निकालती हूँ। इक्वेशन नंबर 7 है, इस 7 के अंदर देखो R1 हमें पता है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 R माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो मान है R2 का इसमें रखेंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। मैं इसको देती हूँ इक्वेशन नंबर 8, और इक्वेशन नंबर 8 का मान इक्वेशन नंबर 7 में रखना है। ठीक है, ये मान हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो देखो R2 का मान हमें पहले निकालना है, तो ये M1 R1 M2, R2 का मान क्या है, R माइनस R1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करो, इसको ओपन करो। ओपन करेंगे तो M1 R1 इधर हो जाएगा M2 R माइनस M2 R1। क्लियर, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो इसमें R1 है, इसमें भी R1 है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा M2 R इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R1। देखो आप इसको इधर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। मैं इसको इधर ले रही हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि R1 R1 कॉमन है, इसलिए मैंने क्या किया, इनको कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब इधर क्या है, M2 R इक्वल टू, देखो R1 R1 कॉमन है, तो मैं ये कॉमन ले लिया R1, इधर M1 प्लस इधर M2। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब हमें तो मान निकालना था R1 का, तो ये R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा M2 R M1 M2, इक्वेशन नंबर 9। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। करना क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यूज़ किया, M1 R1 इक्वल टू M2 R2। पहली बार मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 7 में R2 का मान निकालूंगी। R2 का मान कहाँ से निकालूंगी, इक्वेशन नंबर 2 से। R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, तो R2 को क्या करूँगी, R माइनस R1 कर दूँगी। तो R माइनस R1 कर दिया और मान हमने यहाँ पर लगा दिया, और फिर इक्वेशन को ओपन करते गए, उसके बाद R1 का मान हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमने R1 का मान निकाल लिया, अब हमें R2 का मान निकालना पड़ेगा। इसके अंदर देखो R1 का निकाले R2, तो हम इधर वापस इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। कैसे, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब वापस इसकी हेल्प लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। क्या करेंगे, इसके अंदर किसका मान लगाएंगे, अब R1 का मान ज्ञात करेंगे इसकी जगह। तो हमें पता है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो R1 कितना हो जाएगा, R माइनस R2। ठीक है, तो ये मान जो है इसको मैं कहती हूँ इक्वेशन नंबर 10। कहाँ लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 10 का मान या R2 का मान इक्वेशन नंबर 7 में लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 7 के अंदर बिल्कुल इजी है, आप इसको आराम से समझ से जाओ। अब मैं देखो यहाँ पे इसका मान लगा रही हूँ, M1 और R1 का मान क्या है, R माइनस R2 इक्वल टू M2 R2। क्लियर, ओपन कर लो, M1 R2, इसी प्रकार से M2 R2। क्लियर, कॉमन क्या है, इधर R2 कॉमन, इधर R2 कॉमन, तो मैं इधर लिख रही हूँ M1 R इक्वल टू M1 R2 प्लस M2 R2। ठीक है, अब
कॉमन क्या है, R2 कॉमन है, कॉमन ले लो, R2 M1 प्लस M2, इधर क्या है M1R। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है, R2 का, तो R2 इक्वल टू M1R, ये हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, ये मान किसका निकल गया, R2 का, इक्वेशन नंबर 11। तो हमें किसका मान चाहिए था, मैंने क्या कहा था, इस इक्वेशन से हम पूरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले R1 का मान निकाला, फिर R2 का मान निकाला। इन दोनों का मान निकालने के लिए हम दो इक्वेशन की हेल्प ले रहे थे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से हम R1 और R2 के मान रख रहे हैं, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो बारी बारी मैंने ये मान रखे और मैंने क्या निकाला, R1 इधर और इधर निकाला R2। मिल गए R1 R2 के मान, कहाँ रखेंगे, अब R1 R2 के मान इक्वेशन नंबर 6 में रखने हैं। तो R1 तथा R2 का मान इक्वेशन नंबर 6 में रखने पर, तो 6 में रख लो। देखो 6 में क्या है, 6 में है I इक्वल टू R1 का मान क्या है, R1 का मान है M2R। देखो M2R, इधर R1 प्लस R, M1 M2, क्या मान है, M1 प्लस M2। ठीक है, R1। R2 का क्या मान है, R2 का मान ये हमने निकाला, M1R, M1 प्लस M2। ठीक है, उसके बाद में ये क्या मान है पास में, M1 प्लस M2, तो ये M1 प्लस M2 लिख लिया, सारा मान हमने लिख लिया यहाँ पे। इक्वेशन क्या दे दे, इक्वेशन नंबर 12। अब आप इसके अंदर देखो क्या चीज़ कॉमन है, ये क्रॉस में है इसके, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, तो ये M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 कट गया, क्या बचा, बचा क्या, देखो M1, ये M2R और M1R, तो बचा क्या है, M2R और M1R, तो M1 M2 R और R का स्क्वायर, नीचे क्या बचा, M1 प्लस M2। ठीक है, ये जो आपका आंसर आया ये कहलाता है जड़त्व आघूर्ण का मान, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का मान कहलाता है। I इक्वल टू होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको यहाँ भी लिख सकते हो। इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, I इक्वल टू म्यू R स्क्वायर, ये भी सही है। और म्यू R स्क्वायर क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि ये जो पूरा मान जो है कौन सा, मैं देखो यहाँ पे लिख रही हूँ अभी, M1 M2 और M1 प्लस M2, इनका मान कहलाता है म्यू, जिसे हम कहते हैं समानित द्रव्यमान, या इसे हम कहते हैं रिड्यूस मास। क्या कहते हैं, रिड्यूस मास इसको कहा जाता है। तो मैं इसकी जगह म्यू का मान लिख सकती हूँ, और मैंने ये म्यू का मान लिख दिया यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू R स्क्वायर। तो ये है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण का मान, किसके लिए, एक रिजिड रोटेटर मॉलिक्यूल के लिए हमने ज्ञात किया है। ठीक है, जो अपने जो जड़त्व केंद्र से दोनों तरफ क्या रहता है, संतुलित रहता है, रोटेशन के बावजूद भी उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके जड़त्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये I का मान हमने इस तरह से फाइंड आउट किया। बिल्कुल ईजी तरीका है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आप इसको आसान से समझ सकते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इसकी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक बार इस मैकेनिज्म को, इस डेरिवेशन को आप सेल्फ करना, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। उसको मैं फिर एक बार समराइज कर रही हूँ, देख लो कि आपको करना क्या है। ये दो मान जो मैंने लिखे M1 R1 M2 R2, ये एक दूसरे के तरफ क्या है, संतुलित हैं, जड़त्व केंद्र के दोनों तरफ एक दूसरे को संतुलित करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में R है, R का मान जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन जो है वो हमें यूज़ करनी है इक्वेशन नंबर 6 में। ठीक है, तो पूरी डेरिवेशन हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये I का मान जो है वो है M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, R1 स्क्वायर की जगह हम R1 दो बार लिख लेते हैं, इधर भी दो बार लिख लेते हैं। हमें पता है कि R1 इक्वल टू R2 होता है, तो R1 की जगह R2 लिख सकती हूँ, R2 की जगह R1 भी लिख सकती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। अब इक्वेशन नंबर 5 में देखो R1 R2 कॉमन ले लिया, तो हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमारा काम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, 2 और 6 हमें याद रखनी है। करना क्या पड़ेगा, 6 के अंदर R1 R2 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का उपयोग करेंगे, 1 और 2 को यूज़ करेंगे बार बार।
उसके लिए देखो M1 R1 M2 R2, तो हमें एक बार R1 का मान रखना पड़ेगा, एक बार R2 का मान रखना पड़ेगा। कहाँ से लेंगे? इक्वेशन नंबर 2 से लेंगे। और मान लेके हमने ये मान रख दिया, इक्वेशन को हमने क्या किया, पूरा इसको क्लोज किया। उसके बाद में हमें एक बार R1 का मान मिला, एक बार हमें R2 का मान मिला, दोनों का मान इक्वेशन नंबर 6 के अंदर रखा, तो हमें मान मिला I का मान मिला क्या, M1 M1 प्लस M2 R स्क्वायर। और ये M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 क्या कहलाता है? ये समानित द्रव्यमान या रिड्यूस मास कहलाता है। तो हम इसकी जगह म्यू भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। इसे कहते हैं जड़त्व आघूर्ण का मान एक रिजिड रोटेटर के लिए। क्लियर? तो ये आपके माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप इसको अच्छे से अब देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।